नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जीव विज्ञान को पढ़ रहे हैं और आज मेरा ये लेक्चर नंबर 5 है। देखिए, लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीव विज्ञान में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू किया था, जिसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने एनिमल को पढ़ना स्टार्ट किया था। लास्ट वाला जो किंगडम था उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में खत्म कर चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा के बारे में। आपको बता दें कि नोटोकॉर्ड के आधार पर हम ये दो भागों में बांटे थे, एक है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो आइए जानते हैं कॉर्डेटा में क्या विशेषताएं होती हैं। कॉर्डेटा ग्रुप में देखिए, कॉर्डेटा का मतलब है यहाँ पर नोटोकॉर्ड एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है जो कि जीवों के डेवलपमेंट के दौरान पाया जाता है। इसको फर्दर 3 भागों में इसको क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। समझिए क्या होता है। यूरोकॉर्डेटा में जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ लार्वा स्टेज में देखने को मिलता है। नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा में देखने को मिलता है या फिर सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, उन्हें बोला जाता है यूरोकॉर्डेटा। इसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, उदाहरण के लिए एसिडिया और सिल्पा। दूसरा है डियर फ्रेंड्स सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में जो ये नोटोकॉर्ड होता है पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक पाया जाता है नोटोकॉर्ड। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है ब्रेंकियोस्टोमा। आपको बता दें कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिलाकर प्रोटोकॉर्डेटा बोला जाता है। और ये जो जंतु होते हैं इसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों में सारे जंतु क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेटा। देखिए, वर्टिब्रेटा मतलब सिंपल शब्द से समझ में आता है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, हमारे शरीर में जो बैकबोन होती है जिसके सहारे से हम इस तरह खड़े हो पाते हैं उसे बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है ना, आगे जाकर के डेवलपमेंट होकर के ये वर्टिब्रल कॉलम बनाने में हेल्प करता है। तो सिंपल सी बात है कि जो नोटोकॉर्ड कहां तक होता है, यहाँ पर सिर्फ भ्रूणावस्था में नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। आगे जाकर के ये नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। हिंदी में इसको मेरुदंड बोलते हैं। या मैंने अभी बताया जैसे कि ये बैकबोन, हमारी जो बैकबोन होती है सीधी रीढ़ की हड्डी बोले तो ये एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। ये हुआ एक फैक्ट, कई कई किताबों में लिखा रहता है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, उसका मतलब नहीं समझते। स्टेटमेंट क्या लिखा रहता है, ध्यान से सुनिए। ये लिखा जाता है कि सारे वर्टिब्रेटा जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कॉर्डेटा होते हैं। तो आप ही बताइए, कॉर्डेटा के अंतर्गत वर्टिब्रेटा आए हैं या वर्टिब्रल कॉलम वाले जीव जंतु हैं, तो क्या ये सारे वर्टिब्रा क्या होंगे, कॉर्डेटा होंगे। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन जो सारे कॉर्डेटा हैं क्या ये उनमें वो वर्टिब्रेटा होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन पाती। तो एक स्टेटमेंट लिखा रहता है लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए कि क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल समझिए कि सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होंगे लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होंगे, ये इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझना अपने को, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फर्दर जो आपका वर्टिब्रेटा होता है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या, एक होता है एग्नेथा और दूसरा होता है ग्नेथोस्टोमेटा। शब्द से समझ में आता है, ग्नेथस मतलब होता है जबड़ा। तो जबड़े का मतलब क्या हुआ, एग्नेथा जिसमें जबड़ा नहीं पाए जाते हैं उनको बोला जाता है एग्नेथोस्टोमेटा। और दूसरा होता है ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़ा उपस्थित होता है। एक क्लासिफिकेशन हुआ वर्टिब्रेटा का। समझिए, एक नेता के अंतर्गत एक होता है साइक्लोस्टोमेटा वर्ग होता है। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग आता है एक नेता के अंतर्गत। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन और मिक्सिन। आपको बता दें मिक्सिन को हैग फिश भी बोला जाता है, समझते जाइएगा। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। कल 3 तरह के फिश मैंने बताए थे, आज चर्चा नहीं करूंगा इसके पहले वाली क्लास में। तो मिक्सिन एक हैग फिश बोला जाता है। आपको बता दूं कि जो साइक्लोस्टोमेटा जो वर्ग है ना, यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं मछलियों में परजीवी के रूप में रहते हैं और बाद में निषेचन करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। ऐसे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में आप जान लीजिए। साइक्लोस्टोमेटा एग्जाम्पल याद रखना है, पेट्रोमाइजन और मिक्सिन। आते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा में इनमें जबड़ा पाया जाता है, मतलब जबड़े वाले जंतु होते हैं ग्नेथोस्टोमेटा में। फर्दर इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रीसीज
और दूसरा होता है टेट्रापोडा। स्पीसीज मतलब क्या, जिसमें मछलियों वाला ग्रुप रखा गया है, जिसमें मछलियां आती हैं और इनमें पंख पाए जाते हैं। एक विशेष कैरेक्टर होता है, पंख पाए जाते हैं। फर्दर इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, किसको, स्पीसीज को, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। डियर फ्रेंड्स, ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऐसी बातें आपको मिलेगी तो आप पढ़ते जाइएगा और याद करना पड़ेगा आपको। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में ऐसे जंतुओं को रखा जाता है जिनमें पैर का डेवलपमेंट हो चुका होता है। फर्दर इसको चार भागों में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। एम्फीबिया को हिंदी में बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जान लें, उभयचर बोलते हैं। रेप्टिलिया को सरीसृप बोलते हैं। एवीज को पक्षी वाला ग्रुप बोलते हैं और मैमेलिया को स्तनी वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ग्लैक्टोस्टोमेटा का मैंने क्लासिफिकेशन बताया। अब आपको अपन को क्या करना है, इन सारे जो कॉन्ट्रैक्टथीज, ऑस्ट्रिकथीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, इनको डिटेल में स्टडी करना है। चलिए समझते हैं एक एक करके कॉन्ट्रैक्टथीज के बारे में। देखिए, अब कॉन्ट्रैक्टथीज में पहले इन दोनों को पढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टथीज और ऑस्ट्रिकथीज को। तो कॉन्ट्रैक्टथीज के अंतर्गत क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं उनमें धारा रेखी प्रवाह देखने को मिलता है, शरीर में धारा रेखी आकृति देखने को मिलती है और ज्यादातर जंतु कैसे हैं, यहाँ पर समुद्री हैं। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर जबड़ा कैसे है, शक्तिशाली है। देखो, अपन इसको क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब जबड़ा पाया जाएगा। तो जबड़ा यहाँ पर कैसा था, जंतुओं में स्ट्रॉन्ग था, काफी हार्ड था। यहाँ पर ज्यादातर मछलियां रखी गई हैं। कॉन्ट्रैक्टथीज के अंतर्गत क्या रखी गई हैं, मछलियों को रखा गया है। जैसे मैं अभी आपको बताया कि मत्स्य ग्रुप है ना, मछलियों वाला ग्रुप ही है, तो मछलियां हैं। एक कैरेक्टर देखिए, अंतर का जो कंकाल होता है, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर अंदर से बना होता है, किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। मतलब यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये बात तो यार दिखाई है, यहाँ पर देखिए हड्डियां नहीं पाई जाती। असमतापी होते हैं। दो वर्ड आपको याद रखना है, असमतापी और समतापी। ऐसे ये जानिए कि जंतु दो तरह के होते हैं, एक होता है असमतापी और दूसरे होते हैं समतापी। इंग्लिश में असमतापी को बोला जाता है पोइकिलोथर्मी, और जो समतापी मैं भी आपको बताऊंगा वो होते हैं होम्योथर्मी। तो असमतापी का मतलब होता है कि जो उनका टेम्परेचर जो होता है अपने आप को बदल लेते हैं, वो अपना टेम्परेचर क्या खुद से बदल लेते हैं समय के हिसाब से। तो ये होते हैं असमतापी जंतु होते हैं कॉन्ट्रैक्टथीज में। जरायुज होते हैं, जरायुज मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे वगैरह नहीं देते हैं। वायु कोष नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो एयर ब्लैडर है, मतलब इन जो मछलियों वाला ग्रुप है इसमें यहाँ पर एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता तो क्या होता है, एयर ब्लैडर ना पाए जाने की वजह से इन्हें लगातार तैरना पड़ता है, क्योंकि हवा वहां प्रवेश नहीं होती थी, थोड़े भारी होते हैं, इसकी वजह से इन्हें लगातार तैरना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलियोडोन, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको डॉग फिश बोला जाता है। ट्राइगोन, एक ब्लू शार्क और व्हेल शार्क, ये चार एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे धारा रेखी प्रवाह एक मछली का चित्र बनाया हुआ है, ये चार एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक फैक्ट आपको याद ये रखना है कि जो ट्राइगोन है, एक मछली है, उसमें विष दंत भी पाए जाते हैं। विष दंत का मतलब उसके जो दांत होते हैं वो विषैले होते हैं, जिसकी वजह से वो जीव जंतुओं को काट के खा पाते हैं। ये बात हो गई। और कॉन्ट्रैक्टथीज के बारे में आइए समझते हैं ऑस्ट्रिकथीज के बारे में। ऑस्ट्रिकथीज क्या है, देखिए ऑस्ट्रिकथीज दूसरा क्लासिफिकेशन ऑस्ट्रिकथीज। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं वो लवणीय जल और अलवणीय जल दोनों में रह पाती हैं। यहाँ जो मछलियां होती हैं वो दोनों तरह के जल में रह पाती हैं। अंतःकंकाल यहाँ पहली बार कैसे देखने को मिलता है, बोनी देखने को मिलता है। यहाँ पर कार्टिलेज का बना हुआ था, यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन डिफरेंस हुआ, बोनी में हो जाता है, मतलब अस्थि देखने को मिलती है, हड्डियां देखने को मिलती हैं। वायु कोष यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर नहीं मिल रहा था। वायु कोष यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एयर सेल या एयर ब्लैडर यहाँ पर होगा तो यहाँ के जो जीव जंतु होंगे ना, उनको क्या है, तैरने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो हल्के होंगे, हल्के होने की वजह से उन्हें ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता। और दूसरी बात यह है कि जो एयर ब्लैडर होता है वो श्वसन में भी हेल्प करता है, और हाइड्रोस्टैटिक मतलब जो पानी होता है ना, पानी के साथ एक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये फायदा होता है एयर ब्लैडर का। असमतापी जंतु होते हैं, ये भी असमतापी होते हैं, ये भी असमतापी थे। अधिकांशतः यहाँ पर कैसे थे, अंडे देने वाले होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा इसको। दो तरह के एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं ऑस्ट्रिकथीज में। एक जो लवणीय जल में मछलियां पाई जाती हैं, दूसरा जो होता है अलवणीय जल या फिर एक्वेरियम वगैरह में पाई जाती हैं। लवणीय जल मतलब समुद्री जल में जो मछलियां पाई जाती हैं, उनके अंतर्गत
एक्जोसेटस एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, रोहू मछली, कतला मछली ये एग्जांपल है लवड़ी जल में, समुद्री जल में रहने वाली। दूसरी है एक्वेरियम में रहने वाली मछलियां, उनमें मैंने लिखा है पेट्रोफिलम और बेटा, इसको एंजल फिश के नाम से भी जाना जाता है और बेटा को फाइटिंग फिश के नाम से जाना जाता है। थोड़ा समय दूंगा यहाँ पर। देखिए एक्वेरियम का मतलब ये है कि आप ज्यादातर बड़े बड़े लोगों घर में आपने देखा होगा मछलियां एक एक्वेरियम में बंद रहती हैं, तो वो जो मछलियां होती हैं वही मछलियां यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया कि पेट्रोफिलम होती है। एंजल फिश के नाम से जाना जाता है। एंजल फिश क्यों किस नाम क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर होती है, तो एंजल फिश होती है। और बेटा जो होती है उसे फाइटिंग फिश के नाम से जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये फिशेज में कॉन्ट्रैक्टिज और स्ट्रक्टिज को कर दिया खत्म। आइए समझते हैं एम्फीबिया। ये जो पहला नंबर है टेट्रापोडा वर्ग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या होते हैं? देखिए एम्फीबिया में एक एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि आपको समझने में हेल्प मिले। एम्फीबिया के अंतर्गत सबसे पहले आप याद रखिए मेढक को रखा गया है। अब मेढक को समझ में आ गया ना, तो अब आपको काफी चीजें क्लियर होने लगेगी। देखिए मेढक को याद रखिए जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पैर होते हैं, त्वचा इनकी कैसी होती है? नम होती है। मेढक की त्वचा आपने देखी होगी। साथ में नेत्र भी देखने को मिलते हैं, पलकें भी देखने को मिलती हैं। श्वसन जो होता है ना, रेस्पिरेशन होता है, वो क्लोम के माध्यम से होता है, फुफ्फुस के द्वारा भी होता है, कुछ जगह त्वचा के द्वारा भी देखने को मिलता है या कुछ लेवल पे देखने को मिलता है। जो हार्ट होता है वो कैसे होता है? 3 खंडों में बटा होता है। हार्ट जो होता है 3 प्रकोष्ठ देखने को मिलते हैं। ये भी असमतापी होते हैं, मतलब समझा चुका हूं। अंडोत्सर्जन करते हैं, मतलब ये अंडा देते हैं। कुछ एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर, बूफो जिसे टोड बोला जाता है, मेढक में बता ही दिया। हाइला एक वृक्ष मेढक पाया जाता है जो ज्यादातर जंगलों में देखने को मिलते हैं। सैलामेंडर और इक्थियोफिस, ये कुछ एग्जांपल हैं एक एम्फीबिया ग्रुप के, इनको आपको याद रखना होगा। एक फैक्ट आपको याद रखना होगा लंग फिश के बारे में। जो ये जो लंग फिश होती है वो मछली मत्स्य ग्रुप, जो अपना मत्स्य ग्रुप है और उभयचर ग्रुप के बीच में कड़ी होती है। कौन से? ये कौन सी? लंग फिश। लंग फिश का फैक्ट याद रखना है, जो मत्स्य ग्रुप है और ये हमारा एम्फीबिया उभयचर ग्रुप है, इन दोनों के बीच में एक कड़ी मानी जाती है लंग फिश। एक फैक्ट है आपको याद रखना होगा। चलिए समझते हैं रेप्टिलिया के बारे में। दूसरा है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब क्या होता है? एग्जांपल से पहले समझते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। टर्टल, कछुआ, घरेलू छिपकली, गिरगिट, एलिमेटर, क्रोकोडाइल और जो घड़ियाल वगैरह होते हैं, साथ में कोबरा, कुवैत, वाइपर जो सांप होते हैं, विषैले सांप होते हैं, पाइथन, अजगर, ये विषैले सांप नहीं होते, इनको रखा गया है रेप्टिलिया ग्रुप के अंतर्गत। चलिए इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अधिकांशतः जो होते हैं ये जीव जंतु कहां पाए जाते हैं? स्थल में पाए जाते हैं। जो सल्क मतलब इनके बाहर की आवरण जो होता है वो कैसा होता है? शुष्क होता है। किसका बना होता है? केराटिन का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे उन्हें हेल्प मिलती है। बाह्यकर्ण जो होते हैं छिद्र नहीं होते हैं। इनके जो आपका क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं, इनके कर्ण बाह्यकर्ण में छेद नहीं होता है। हृदय ज्यादातर कैसा होता है? 3 खंडों में बटा होता है। यहाँ पर भी 3 खंडों में बटा था, लेकिन अपवाद के रूप में मगरमच्छ है, वहां पर हृदय 4 खंडों में बटा होता है। असमतापी होते हैं, बता चुका हूं। अंडे देने वाले होते हैं, ये भी बता चुका हूं। चलिए एग्जाम्पल फिर से देख लो। टर्टल, घरेलू छिपकली, गिरगिट, एलिमेटर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, कोबरा, कुवैत, वाइपर, ये जो विषैले सांप होते हैं। इसके अलावा पाइथन एक ऐसा सांप है जो विषैला नहीं होता है। आपको एक फैक्ट आप यहाँ पर बता दूं कि जो सांप होते हैं, सांपों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। एक फैक्ट जो होता है, कुछ लोग जो है सांप काटने के बाद झाड़ फूंक में पड़ जाते हैं। बिल्कुल नहीं पड़े, क्योंकि ये जो मिथ होता है, ज्यादातर आप एंटीवीनम लगवाएं हॉस्पिटल में जाकर के। ये मिथ कहां से आया? क्योंकि कुछ सांप विषैले नहीं होते हैं। जब विषैले नहीं होते, झाड़ फूंक करवाते हैं तो नहीं मरते लोग, तो सोचते हैं यार ये तो झाड़ फूंक से ठीक हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी सांप काट रहा है तो आप कहां जाएं? डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, वहां एंटीवीनम लगवाएं। ये मेरी तरफ से एडवाइस है। चलिए समझते हैं एम्फीबिया के अलावा रेप्टिलिया पढ़ लिया हम लोगों ने। एविज ग्रुप को पढ़ते हैं। एविज ग्रुप में ज्यादातर कौन से जंतु आते हैं? पक्षी आते हैं। देखिए पक्षियों के बारे में समझिए बात को कि शरीर के ऊपर क्या होते हैं? इनके पंख होते हैं जो इन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। चोंच पाई जाती है जो इन्हें खाने में हेल्प करती है, शिकार करने में हेल्प करती है। अंतःकंकाल जो होता है, यहाँ पर हड्डियां तो देखने को मिल रही थी, लेकिन साथ में यहाँ लॉन्ग बोन्स मिलती हैं, लंबी लंबी हड्डियां मिलती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि इनकी जो बोन्स होती है वो खोखली होती हैं, और खोखली होने की वजह से हड्डियां हल्की होती हैं, जो उन्हें
उड़ने में हेल्प करती हैं। हृदय जो होता है, हार्ट होता है, 4 प्रकोष्ठों में बटा होता है। समतापी होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर समतापी। क्यों? क्योंकि इसके पहले सारे जंतु कैसे थे? असमतापी, समतापी। समतापी का मतलब कैसा हुआ कि यहाँ के जो जंतु होते हैं उनका टेम्परेचर फिक्स होता है, और फिक्स होने की वजह से उन्हें जो ठंड पड़ती है तो उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, अपने उस लड़ने की क्षमता बनानी पड़ती है, गर्मी से भी लड़ लेते हैं। लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर है, जैसे एग्जांपल के लिए इंसान का डिग्री टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसी तरह से वो फिक्स होता है। मतलब क्या? समतापी होता है। श्वसन के लिए फुफ्फुस के द्वारा श्वसन होता है। एक फैक्ट आपको याद रखना है, जो पक्षी होते हैं उनमें साइरेंस एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो जिसके माध्यम से वो अलग अलग तरह की आवाज पक्षी निकाल पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका, ठीक है ना। पक्षियों को मैं एक बात बता देता हूं कि पक्षियों में अंडाशय जो होता है, एक अंडाशय होता है, ज्यादातर जो बाएं साइड होता है वो एक्टिव होता है, उसी के माध्यम से ये अंडे दे पाते हैं। इसके अलावा किडनी है, लंग्स और टेस्टिस जो वृषण होते हैं, इनकी संख्या 2-2 पक्षियों में देखने को मिलती है। कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं पक्षियों के बारे में, बहुत सारे पक्षी होते हैं। कुछ फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ने में असमर्थ होते हैं। उड़ने में असमर्थ होने वाले पक्षियों के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। बहुत सारी वैरायटी है, आप एग्जाम्पल नेट में सर्च करके देख सकते हो। ये फैक्ट पूछे जाते हैं। उड़ने में असमर्थ पक्षी कौन कौन से हैं? कैशोवरी, कीवी। कीवी एक पक्षी है जो विशेष रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है डियर फ्रेंड्स। और रिया एक पक्षी है, ठीक है। ये दोनों, ये सारे पक्षी उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सारे पक्षी उड़ने वाले होते हैं, लेकिन कुछ पक्षी उड़ नहीं पाते, उन अपवादों को मैं बता रहा हूं। शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है जिसका अंडा बहुत बड़ा होता है, पक्षी भी बहुत बड़ा होता है, और इसे विशालतम पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। एमू जो होता है विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और दूसरा विशालतम पक्षी है। एक गुंजन पक्षी होता है, हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। और मुझे मजे की बात यह है कि ये दोनों साइड एक समय ही उड़ सकता है, दोनों तरफ उड़ सकता है। ये कुछ फैक्ट हुए एडीज ग्रुप के बारे में। चलिए समझते हैं मैमेलिया ग्रुप के बारे में, और हमारा लास्ट ग्रुप है। और मैमेलिया ग्रुप में यहाँ के जो प्राणी होते हैं हर मौसम में निवास कर सकते हैं, ठंड में, गर्म में, रेगिस्तान में, अंधेरे में, उजेले में, किसी भी कठिन परिस्थिति में यहाँ के जीव जंतु मैमेलिया में रह सकते हैं। मैमेलिया में ज्यादातर स्तनी वर्ग आते हैं, याद रखिएगा। स्तनी वर्ग में कुछ प्राणी यहाँ पर उड़ने वाले भी होते हैं, याद रखिएगा। पानी में रहने के लिए भी अनुकूलित होते हैं। ज्यादातर ये जमीन में निवास करते हैं, लेकिन कुछ पक्षी क्या होते हैं, पक्षी नहीं, जो स्तनधारी होते हैं, कुछ उड़ भी सकते हैं और पानी में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं अपवाद के रूप में। इससे विशेष कैरेक्टर पाया जाता है यहाँ पर मैमल्स में, स्तनी वर्ग में डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम क्या करता है? फेफड़ों के नीचे पाया जाता है, जो हमारे रिब्स के नीचे पाया जाता है। यहाँ पर क्या करता है? ये डायफ्राम के माध्यम से श्वसन में सहायता मिलती है, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि जो स्तनी वर्ग होते हैं उनमें दूध उत्पन्न करने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और स्तन ग्रंथियां पाई जाने की वजह से जो इनसे क्या निकलता है? दूध निकलता है, जो उनके जीवों को, उनके बच्चों को पोषण आहार प्रदान करता है। इसके अलावा त्वचा में रोम पाए जाते हैं इन जंतुओं में। मैमेलिया ग्रुप में बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, जैसे अपने हैं ऐसे जीवों में भी पाए जाते हैं। हृदय जो होता है 4 खंडों में बटा होता है, ठीक है। ज्यादातर जो जीव जंतु होते हैं मैमेलिया में क्या करते हैं? सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो अंडे के देते हैं इस ग्रुप में, वो अपवाद के रूप में। कैसे? अंडे देने वाले जंतु हैं उनको प्रोटोथेरिया बोला जाता है। तो या फिर एक चीज और कह सकते हो आप, कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि मैमेलिया ग्रुप को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। इसको मैं 2 अलग भाषाओं में समझा रहा हूं। अंडे देने वाले जो होते हैं उनको प्रोटोथेरिया बोला जाता है, और इसके एग्जाम्पल है प्लेटिपस और एक्डिना, ये याद रखना है। बच्चे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं उनको मेटाथेरिया बोले। मेटाथेरिया के अंतर्गत कंगारू आते हैं। यूथीरिया में ऐसे जंतु होते हैं जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। कहने का मतलब जो प्लेसेंटा के माध्यम से अपने जो बच्चे का विकास हो रहा होता है गर्भ में, उसका पोषण का आहार प्रदान करते हैं, उनको बोला जाता है यूथीरिया। एग्जाम्पल के लिए कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, घोड़ा, शेर, चूहा, खरगोश, गिलहरी, ऐसे सारे जीव जंतु इसके ग्रुप में आएंगे। मनुष्य में बात करते हैं तो मनुष्य में गिब्बन, महान कपी, ग्रेट एप, गोरिल्ला और चिंपांजी ये आते हैं मनुष्य के अंतर्गत। एक फैक्ट आपको याद रखना है आर्कियोप्टेरस जो होता है ये कड़ी माना जाता है किसके बीच में? एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच में। एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच में देखिए, एम्फीबिया
और रेप्टिलिया के बीच में कड़ी कौन है? आर्कियोप्टेरस। ये एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच में कड़ी है, और एम्फीबिया और फिशिज के बीच में कड़ी है कौन सी? लंग फिश। तो डियर फ्रेंड्स, ये बस इतना ही है कॉर्डेटा के बारे में। सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर लिए हैं, और अगली क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। और कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।